हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिसक्वालिफिकेशन मतलब जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हमें देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से पर्सन डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं जो करप्शन में या करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आज के टाइम में हमें जैसे हम बात करते हैं ना क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब बहुत सारे ऐसे एमपीज एमएलएज हमें देखने को मिलते हैं जो जिनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, मतलब उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे होते हैं लेकिन वो पावर में होते हैं उस टाइम पे। तो इस तरीके से उसके बेसिस पे आज हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या गाइडलाइंस हैं या किस तरीके से प्रोसेसेस को सही किया जाना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है गाइज। आप इसके जो भी आज आपको बहुत बेहतरीन पॉइंट्स मिलने वाले हैं इनको अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। तो गाइज सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसका पीडीएफ है। और उसी के साथ साथ गाइस जो भी आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं उसका भी आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइस अगर आप एग्जामिनेशंस के किसी भी एग्ज़ाम की अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको गाइस करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम एफर्ट्स मनी नथिंग कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है। उस पर जो आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है जिसमें आपको जीएस 1 2 3 4 के बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। हाईली रिकमेंडेड बैच है गाइज। उसमें जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे या जहाँ सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और उसी के साथ साथ आपको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, there is a need for simplification of procedures for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of People's Act. Comment. लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए व्यक्तियों की अयोग्यता के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने बताया GS2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, 2020 में, राइट। सो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो हमें देखने को मिलता है उस एक्ट के तहत जो एक प्रोसीजर बताया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता है तो उसको किस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा कि वो आगे इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, वो कंटेस्ट नहीं कर सकता। तो उसका जो प्रोसीजर है वो हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो डिस्क्वालीफाई करने के लिए क्योंकि जो लायक ही नहीं है, जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं या अच्छे सही तरीके से काम नहीं करते हैं वो, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देना ज़रूरी है और टाइमली करना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो वो प्रोसीजर डिफाइंड है उसको भी ईजी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। तो ये बोला जा रहा है, तो इस पे हमें
टिप्पणी देनी है, हमें अपना कमेंट करना है कि किस तरीके से हम कर सकते हैं या क्यों किया जाना चाहिए ये, इसके इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, या जो करप्ट प्रैक्टिसेस ऐसे पर्सन हैं जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से क्या दिक्कतें हमें देखने को मिलती है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है अपने इस क्वेश्चन में, राइट। तो चलिए गाइस अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। In recent years, with the number of candidates and elected representatives who have criminal cases rising steadily, there has been an increasing outcry against the criminalization of politics. Recent data shows that a whopping 2,556 MLAs and MPs are charged with criminal cases. कि अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो पर्सन्स या जो कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो इलेक्ट हो रखे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और वो जो कैंडिडेट इलेक्ट हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ रही है वो कौन से हैं, जिनके क्रिमिनल केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं या उनका पास्ट रिकॉर्ड हमें क्रिमिनल वाला ही देखने को मिलता है। ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए उसमें क्या एक बढ़ता मुद्दा क्या उठ के आता है बार बार, जो हम बहुत ज़्यादा अपने न्यूज़ में भी देखते हैं डे टू डे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कि जो पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है, राजनीति देखने को मिलती है, वहाँ पे हमें अपराध, क्रिमिनल्स देखने को मिल रहे हैं कि क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनल्स वहाँ पे कर रहे हैं, वो राजनीतिक उस पर क्रिमिनल्स बैठे हैं क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड ही वही है। और ऐसे हैं जो अभी इनके बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका अभी भी केसेस चल रहे हैं क्रिमिनल वाले ही। और अभी ये चीज़ देखी भी गई है कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो एमएलएज और एमपीज हमें देखने को मिलते हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस। अब इनके बारे में क्या किया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक प्रोसीजर बताया गया, उनके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि उनको किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन उनका होना है या कैसे क्या है, हर चीज़ बताई गई है। जैसे कि सेक्शन जो 8A हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का देखने को मिलता है, उसमें ये बोला गया है कि जो ऐसे पर्सन्स हैं जिनका जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, ठीक है। उनकी अयोग्यता से संबंधित वहाँ पे बातें की गई हैं, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं सेक्शन 8A में। नेक्स्ट सेक्शन 9 सेम 1951 वाले एक्ट, क्योंकि गाइज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है वो 1950 का भी हमें देखने को मिलता है, 51 का भी देखने को मिलता है और इसके बाद भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 1951 वाले एक्ट में ही सेक्शन 9 में भी क्या बताया गया है, किससे डील करता है वो, इट डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन एंड डिसलॉयल्टी। सेक्शन 9 किससे डील करता है, उन लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन से, उन लोगों की अयोग्यता से डील करता है जो कि करप्शन में या फिर जो अच्छे से काम, लॉयल्टी से काम नहीं करते हैं, विश्वासघात करते हैं और भ्रष्टाचार में अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो उन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सेक्शन 9 में बताया गया है। फिर सेक्शन 8A जिसकी हमने बात की थी, सेक्शन 8A में क्या चीज़ है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई करने से संबंधित हमें बताता है बहुत सारी चीज़ें। तो उसी में क्या बताया गया है कि सेक्शन 8A अलाउज दोज कन्विक्टेड ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस टू गो फॉर एन अपील बिफोर हाई कोर्ट्स। अब उसमें क्या बताया गया कि भाई डिस्क्वालीफाई तो करना है, लेकिन उसमें क्या चीज़ भी बोली गई है कि जिनको डिस्क्वालीफाई अगर उस ग्राउंड पे किया जाता है तो उनके पास ये राइट है कि वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट कि उनको डिस्क्वालीफाई क्यों किया गया है, तो वो अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, वहाँ पे वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में। सेक्शन 123 ऑफ RPA मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 states that all activities constitute corrupt practices for the purpose of disqualification under RPA 1951। अब क्या चीज़ जो
आरपीए 1951 है, उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स बताए गए हैं या करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो उसकी सारी की सारी डिटेल में एक्टिविटीज़ कहाँ पे बताई गई हैं, सेक्शन 123 में। तो मतलब क्या चीज़ हमें इससे पता चल रही है, क्यों बताया जा रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन का भी बता दिया और डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स का भी प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिया, सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्या इन्वॉल्व होंगी, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। Despite the presence of provisions for disqualification, the number of representation facing criminal charges is on the rise. अब हमने क्या देखा कि बहुत सारे हमें चीज़ें बताई गई हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में इनको मेंशन्ड है, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स भी मेंशन्ड है और प्रॉपर तरीके से उसके अंडर एक्टिविटीज़ भी मेंशन्ड है कि कौन कौन सी कंसिडर की जाएंगी। उसके बावजूद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो क्रिमिनल चार्जेस से रिलेटेड हैं, मतलब जो पर्सन्स क्रिमिनल चार्जेस जिनके ऊपर देखने को मिल रहा है उनकी संख्या फिर भी बढ़ती जा रही है, वो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट होते जा रहे हैं। दिस इज बिकॉज द रिप्रेजेंटेटिव्स फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन द लोअर कोर्ट्स गो फॉर एन अपील इन द हाई कोर्ट्स एंड दे कंटिन्यू टू बी द रिप्रेजेंटेटिव्स टिल देयर अपील इज डिस्चार्ज्ड। अब क्या चीज़ थी जो हमने सेक्शन 8A में देखी कि अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उनको ये राइट दिया जाता है कि अगर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या चीज़ होती है, अब जैसे हम अपना जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जानते हैं, हम अपनी जुडिशरी देखते हैं कि जस्टिस मिलने में केसेस को बहुत बहुत साल लग जाते हैं। तो उसमें क्या चीज़ होती है कि वो अपील करते हैं, लोअर कोर्ट में गए, वहाँ से अगर डिसीजन आ गया कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दिया। अब वो क्योंकि जस्टिस में देने में और उसको केस का निपटारा होने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है और जब तक वो केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तब तक वो रिप्रेजेंटेटिव बने ही रहते हैं, तब तक उनको हटा नहीं सकते जब तक प्रॉपर तरीके से गिल्टी नहीं प्रूव हो जाएगा हर जगह से। क्योंकि लोअर कोर्ट से गिल्टी प्रूव हुए तो हाई कोर्ट में चले गए अपील करने, तो उससे क्या होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स के पद पे ही रहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ अपीलिंग एंड रीपीलिंग ओनली डिलेज देयर डिस्क्वालिफिकेशन एंड sometimes they even complete their tenure and still their appeals remain pending, effectively nullifying the disqualification procedure. अब क्या होता है, ये जो प्रोसीजर है अपीलिंग का कि लोअर में नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में अपील कर दिया, हाई कोर्ट में से अगर उसमें भी अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगी, गिल्टी फाउंड हो गए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में कर देते हैं। लेकिन जो डिलीवरी सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, वो इतना ज़्यादा लॉन्ग हमें देखने को मिलता है, इतना धीरे 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 करते हैं कि क्या होता है कि वो उतने टाइम तक वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव तो काम कर रहे हैं, वो अपने एंजॉय कर रहे हैं अपनी पोस्ट को। और ऐसा भी हो जाता है बहुत से केसों में कि उनका टेन्योर भी पूरा हो जाता है, जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे इलेक्ट हो चुके हैं, उसके बाद उनका टेन्योर भी पूरा हो जाता है, उसके बाद भी वो केस चल ही रहा होता है, वो जो अपील उन्होंने की है उस पर वो चल ही रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से गिल्टी, बेशक वो गिल्टी हैं लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो उनसे क्या होता है, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है इसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहता, क्योंकि वो अपील वाला क्लॉज आ गया, तो उससे वो फ़ायदा उठाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स और वो इसका फ़ायदा उठा के पोस्ट पे पद पे रहते भी हैं और उसको कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोसेस चलता ही रहता है। और ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स में ही नहीं है, ये बहुत से हमें देखने को मिलता है। इंडिया में ये काम बहुत ज़्यादा होता है कि जो एक्चुअल में क्रिमिनल है या जो एक्चुअल में कल्प्रिट है, गिल्टी है, वो घूम रहा होता है खुला। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मतलब टाइमली जो है जस्टिस नहीं हो पाती, केस टाइमली क्लोज नहीं होता, राइट। तो अब क्योंकि ये ऐसा नहीं हो रहा है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस है इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो अब इसको ठीक करने के लिए या इस प्रोसीजर को थोड़ा सिंप्लीफाई करा जाना चाहिए। तो उसके क्या सजेशंस है, क्या हम उपाय बताएंगे कि किस तरीके से इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट in the Public Interest Foundation and ORS Union of India case has ruled that it is the responsibility of the Parliament under Article 102 Clause 1 to frame a law to prevent the criminalization of politics. अब सुप्रीम कोर्ट ने, पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि एक केस था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट दी थी वो क्या दी थी कि ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन से आर्टिकल के अंडर? 102 क्लॉज 1।
आर्टिकल 102 क्लॉज 1 के अंडर ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चीज़ देखे, एक ऐसा लॉ फ्रेम करे, लॉ बनाए, इस तरीके का कानून बनाए जिससे कि ये जो हमें पॉलिटिक्स में बढ़ती हुई क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिल रही है इसको प्रिवेंट किया जा सके। जैसे कि क्या चीज़ है कि भाई हम पुराने सारा बैकग्राउंड्स निकाला जाएगा, जो आज के टाइम पे बात की जा रही है कि पूरा का पूरा उनका देखना है, उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स की सारी ऑडिटिंग करनी है, उनको अपनी पूरी अकाउंट्स की डिटेल्स और अपने पूरे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। तो वो किस लिए किया जा रहा है, ताकि ये जो क्रिमिनलाइजेशन हो रही है इसको रोका जा सके। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पार्लियामेंट की ड्यूटी है, ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, एनफोर्स किया जाना ज़रूरी है ताकि इसको प्रॉपर प्रिवेंट टाइमली किया जा सके। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑल्सो डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू फास्ट ट्रैक द क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है हमें कि क्या चीज़ थी, अब अपील होती है, अपील होती है तो उससे क्या होता है, और जैसे क्या बोलते हैं, लॉ सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है इंडिया में, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत लॉन्ग तक केसेस खिंचते रहते हैं, कहते हैं ना तारीख पे तारीख पे तारीख, तो वो खिंचता ही रहता है, वो केस प्रॉपर तरीके से जल्दी मतलब टाइमली सॉल्व होता ही नहीं। तो क्या किया जाना ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सरकार को कि क्रिमिनल के जो केसेस हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं कोर्ट में, उनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक पे उनको क्लियर करना है, उनको सॉल्व करना है, ताकि जो एक्चुअल में गिल्टी हैं उनको वहाँ से हटाया जा सके और ये चीज़ को ठीक किया जा सके कि क्रिमिनल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ना हो। तो उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करना है, जो क्रिमिनल केसेस किसके अगेंस्ट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट है, राइट। ताकि ये जो अपील वाला सिस्टम, अगर अपील भी होती है तो प्रॉपरली टाइमली अगर वो सॉल्व हो जाएगा, गिल्टी प्रूव हो जाएंगे तो उनको टाइमली हटाया जा सके। नेक्स्ट इज ऑल्सो द इलेक्शन कमीशन कुड लिस्ट what all activities could be considered as corrupt practices for the purpose of disqualification. Then the civil application could be effectively used to disqualify those candidates doing corrupt activities. अब क्या और क्या भी किया जा सकता है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो ऐसे सारी प्रैक्टिसेस बता सकते हैं, मतलब ऐसी सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे कार्य के कि अगर ऐसा ऐसा है तो वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी और उस ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। और वो यही चीज़ें वो जो लोग हैं उनके आगे भी बताएं, उनको भी पता चले कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें, और क्योंकि वो बैकग्राउंड भी जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको अपना बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा, तो वो भी पब्लिश किया जाएगा। और ये जो एक्टिविटीज़ जो इलेक्शन कमीशन लिस्ट करेगा, एक लिस्ट में बताएंगे कि इन एक्टिविटीज़ ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं और इसके बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकेगा। तो वहाँ पे क्या है, अब जो आम जनता है, जो लोग हैं, वो भी इस चीज़ को देख पाएंगे कि अच्छा इस बंदे का ये बैकग्राउंड है तो ये क्रिमिनल नेचर का है, मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, या ये गलत एक्टिविटीज़ में करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो हमें इसको वोट नहीं देना है। तो वहाँ पे वो भी डिसीजन ले पाएंगे जिससे कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट ही नहीं होंगे तो हमें वो प्रॉब्लम देखने को ही नहीं मिलेगी, राइट। सो ये क्या थी, ये सजेशंस थी कि ये जो हमें दिक्कत देखने को मिल रही है, डिस्क्वालिफिकेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उसकी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम उसको सॉल्व कर सकें, ये उससे रिलेटेड सजेशंस थी। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट वी कैन से, in a democracy where people elect their representatives, the simplest procedure to end criminalization of politics is for the voters to reject those candidates with criminal charges against them. कि अब जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग, कॉमन पीपल जो है, पब्लिक है, वो खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं वो। तो अगर पब्लिक को ही इसके बारे में अवेयरनेस करवा दी जाएगी, उन्हीं को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और हर एक पर्सन का प्रॉपर बैकग्राउंड सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, तो लोग ही वहाँ पे, क्योंकि वही सेलेक्ट करते हैं, वही चूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पे अगर डिसीजन लेंगे प्रॉपर तरीके से सब कुछ देखते हुए कि जो पर्सन क्रिमिनल केसेस जिनके अगेंस्ट चल रहे हैं, या जो ऐसे बैकग्राउंड से देखने को मिल रहा है, उनको वोट ना दिया जाए, तो ये हम बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है ये, जिसके थ्रू
थ्रू हम इन चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हमें देखने को मिलती है, हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड है जो किया जा सकता है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।